हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 अध्याय 5 गति के नियम, घर्षण, वृत्तीय गति से वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो अधिकांश पेपर में आते हैं, उन्हीं प्रश्नों का यहाँ संग्रह किया गया है और निश्चित मानिए इन्हीं में से कोई प्रश्न भी इस वर्ष वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं 1 अंक के प्रश्न। एक अंक के प्रश्न पढ़ेंगे सबसे पहले। प्रश्न 1, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न बहुत आता है, जड़त्व के बारे में हमें जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, आवेग क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखिए। आवेग के बारे में परिभाषा भी लिखना है इसमें और इसका एसआई मात्रक लिखना है। चलिए तीसरा प्रश्न, रेखीय संवेग नियम क्या है? रेखीय संवेग का नियम क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण नियम होना चाहिए। रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या है? चलिए प्रश्न क्रमांक 4, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण की इसमें परिभाषा बस लिखना है। 1 अंक का प्रश्न है ये। प्रश्न 5, अभिकेंद्र बल का व्यंजक लिखिए। अभिकेंद्र बल की इसमें परिभाषा नहीं लिखना, केवल उसका सूत्र को लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 अंक के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, कारण बताइए कि मोटर कार के एकाएक चलने पर, कारण बताइए कि मोटर कार के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ये हम सबका अनुभव है कि मोटर कार चलने पर उसमें बैठा रहता है व्यक्ति, वो पीछे की ओर गिर जाता है। तो कारण बताना है। प्रश्न क्रमांक 7, कारण बताइए। ये भी कारण बताइए प्रश्न है कि पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे पके फल गिरने लगते हैं। ये भी जड़त्व का ही उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8, सिद्ध कीजिए कि यदि वस्तुओं का संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। हल्की वस्तु का जो वेग रहता है भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। यदि वस्तुओं का संवेग समान है तो इसको सिद्ध करके बताना है। ये गणितीय थोड़ा सा हल करना रहता है, 1 पेज का है। ये प्रश्न बहुत बार बार आता है कि यदि 2 वस्तुओं का संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। ऐसा ही केवल इन प्रश्नों के संग्रह में जो अब तक पेपर में आ चुके हैं, जिनके आने की संभावना है, जो अधिक बार आ चुका है, उन्हीं को रखा गया है। ध्यान से पढ़ेंगे, किसी भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है? इसके बारे में हमको भौतिकी दृष्टिकोण से लिखना होगा। हम सभी जानते हैं, क्रिकेट का खेल हम सभी देखते हैं। जब कोई क्रिकेटर फील्डर कैच पकड़ता है तो हाथ को पीछे की ओर ही खींचता है। इसका कारण है, और इसके कारण जो है वो है आवेग, बल का आवेग इसका कारण है। तो इसको भौतिकी दृष्टिकोण से लिखना है। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, 2 अंक के लिए प्रश्न है, घर्षण से क्या हानियां है?
प्रश्न क्रमांक 10, घर्षण से क्या हानियां हैं? हम जानते हैं घर्षण से लाभ तो है लेकिन उनके हानि भी है, तो यहाँ हानि को लिखना है। प्रश्न 11, घर्षण से होने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। घर्षण के लाभ को यहाँ लिखना है, कोई 2 लाभ। अब हम पढ़ेंगे 3 अंक के प्रश्न। परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा 3 अंक के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। पेपर में 12 प्रश्न 3 अंक के होते हैं, इनमें कोई ऑप्शन नहीं होता, जो दिया है उस प्रश्न को बनाना ही रहता है। यदि हम प्रश्न को छोड़ेंगे तो हमारा नंबर कटेगा, तो ध्यान देंगे इसमें। प्रश्न क्रमांक 12, गति का द्वितीय नियम क्या है? गति का द्वितीय नियम क्या है? तो गति के द्वितीय नियम को लिखना है इसमें। इसकी सहायता से सूत्र वेक्टर F इक्वल टू ma को व्युत्पन्न कीजिए। इसकी सहायता से, जो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की सहायता से हमको ये जो सूत्र है इसको प्रूफ करना है। F इक्वल टू ma, ये परीक्षा में आता ही है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। प्रश्न 13, बल का आवेग क्या है? सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। ये प्रमेय है, छोटा सा है। बल का आवेग क्या है? तो बल की परिभाषा लिखना है इसमें। सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है, सिद्ध करना है। तो ये छोटा सा प्रमेय है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। इसे सिद्ध कर देंगे, 3 अंक मिलेगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या है? लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत छोटा लग रहा है लेकिन इसका सवाल बहुत लंबा है। रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या है? तो इसमें रेखीय संवेग संरक्षण को लिख बस देना है। तो यहाँ लिखा भी है, लिखिए और सिद्ध कीजिए। उसको व्युत्पन्न करना है। रेखीय संवेग संरक्षण नियम में सिद्ध करेंगे 1 कण निकाय के लिए और n कण निकाय के लिए, 2 बार तो सिद्ध करना रहता है। क्या सिद्ध करना रहता है? 1 कण निकाय के लिए, और दूसरी बार सिद्ध करेंगे n कण निकाय के लिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, घर्षण कम करने के उपाय लिखिए। हम जानते हैं घर्षण को हम कम भी कर सकते हैं और घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना है घर्षण कम करने के उपाय। प्रश्न क्रमांक 16, घर्षण बढ़ाने के उपाय बताइए। अभी ऊपर के प्रश्न में हमने लिखा है कि घर्षण कम करने के उपाय, अब हमको प्रश्न 16 में बताना है घर्षण बढ़ाने के उपाय। घर्षण से संबंधित पेपर में बहुत प्रश्न आते हैं। घर्षण कम करने के उपाय, घर्षण बढ़ाने के उपाय, घर्षण से लाभ, घर्षण से हानि। चलिए प्रश्न 17 जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोड़ पर साइकिल सवार मोड़ की दिशा में, मोड़ हम लोग जानते हैं सड़क में जाते हैं, कहीं मुड़ना रहता है तो मोड़ मिलता है। तो साइकिल सवार जो है मोड़ पर मोड़ की दिशा में अपने आप को झुका लेता है। क्यों झुका लेता है? व्याख्या कीजिए चित्र सहित। इसको गणितीय रूप में सिद्ध करना है। ये 3 नंबर का सवाल है। मोड़ पर साइकिल सवार मोड़ की दिशा में अपने आप को झुका लेता है, क्यों? व्याख्या कीजिए चित्र से। चित्र भी बनाना है, पुस्तक का बहुत सरल चित्र है, आसानी से बन जाता है और इसका व्याख्या भी करना है। चलिए अब पढ़ेंगे 5 अंक के प्रश्न। 5 अंक के बहुत ही कम प्रश्न है, इसमें मात्र 3 प्रश्नों को लिया गया है। तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों को 2-2, 3-3 बार लिख के देख लेना है। प्रश्न 18, रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट के त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉकेट नोदन 1-1 साल के अंतराल में आता रहता है। रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट के त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19, घर्षण कोण किसे कहते हैं? तो घर्षण कोण की परिभाषा लिखना है। सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण की स्पर्शा स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है।
तो यहाँ पर घर्षण कोण का परिभाषा लिखना है, फिर घर्षण कोण की स्पर्जा सिद्ध करने के लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा और उसके बाद इसकी घर्षण कोण की व्युत्पत्ति करना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20, विराम कोण किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए विराम कोण की स्पर्जा स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो विराम कोण हम लोग जानते हैं, विराम कोण को थीटा से दर्शाते हैं। तो विराम कोण की स्पर्जा का मतलब होता है tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। थीटा विराम कोण है, विराम को tan को स्पर्जा बोलते हैं। तो विराम कोण की स्पर्जा स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है, इसको सिद्ध करना है। और घर्षण कोण किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए घर्षण कोण को लैम्डा से दर्शाते हैं और घर्षण कोण का स्पर्जा बोलेंगे तो tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस। tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस हमको सिद्ध करना है यहाँ पर। और विराम कोण वाले में सिद्ध करना है tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। तो विराम कोण घर्षण कोण हर साल आता है पेपर में, इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से बनाना है। दोनों में चित्र जरूर बनाएंगे, फिर दोनों का परिभाषा भी लिखना रहता है इसमें। चलिए आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 का कार्य ऊर्जा शक्ति का पेपर बनाएंगे। तो पेपर देखिए और उनको अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाइए और उसको 3-4 बार पढ़ना जरूरी है। धन्यवाद आज के लिए।